नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब की इस खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ हैं जानी मानी पत्रकार, स्तंभकार, लेखक सागरिका घोष जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जयप्रकाश, धन्यवाद मुझे यहाँ शामिल होने का मौका दिया। और मैं इन दिनों जिस पुस्तक पर बात करूंगा उस पुस्तक का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। सागरिका जी की जब यह पुस्तक मुझे मिली तो मैं बहुत चौंका किस लिए? क्योंकि आपकी जो पहली पुस्तक मतलब अलग वाली पुस्तक थी जो इसकी बहुत चर्चा रही, बेस्ट सेलर रही है, उसका नाम था इंदिरा गांधी की जीवनी पर एक अलग तरह की पुस्तक थी जो काफी चर्चित रही, हिंदी में भी आई और दूसरी भाषाओं में भी छपी। आप चूंकि अंग्रेजी की पत्रकार हैं और अंग्रेजी की जानी मानी पत्रकार हैं, सामान्य तौर पर आप की चर्चा जो होती है वो ये होती है कि आप लिबरल हैं, उदारवादी हैं, और आज के दौर में उदारवादी होना मतलब दक्षिण पंथ के विरोध में होना होता है, जबकि ऐसा है नहीं। इन्होंने अपनी पुस्तक जो लिखी है कि व्हाई आई एम अ लिबरल, अ मैनिफेस्टो फॉर इंडियंस हु बिलीव इन इंडिविजुअल फ्रीडम। जब आप व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते हैं और उदारवाद को अपनाते हैं तो आप किसी के विरोध में नहीं होते हैं। लेकिन सागरिका घोष के साथ यह लगा हुआ है, सोशल मीडिया की बहुत जानी मानी हस्ती है, लेकिन जब भी कुछ लिखती हैं तो एक वर्ग नाराज होता है। ऐसे समय में जब आपकी पुस्तक आई, वह भी अटल बिहारी वाजपेयी पे, तो इस पर चर्चा करना बनता है। और इसीलिए आज बजाय मैं इस पुस्तक पर अपनी राय रखने की, मैं पढ़ चुका हूं, मुझे इस पुस्तक को पढ़ने में बहुत मजा आया। फ्लोलेस लैंग्वेज है। खास बात यह कि अपनी पहचान से अलग आपने जो पुस्तक लिखी है उसकी भाषा बहुत सहज है। यानी सागरिका घोष जिस भाषा के लिए जानी जाती हैं, परिष्कृत इंग्लिश लिखती हैं, अंग्रेजी ऐसा जो सर के ऊपर से जाए, लेकिन यह किसी भी व्यक्ति को समझ में आएगी। जो लोग हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया या दूसरे अखबारों को पढ़ते रहे होंगे, बराबर सागरिका घोष जी जो लिखती हैं, कई बार उनकी बातें भी चर्चा में आती हैं, कई बार लेखक कोट करते हैं इनके लिखे हुए को, और लगातार स्तंभ लिखती रही। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने अटल बिहारी वाजपेयी को अपने लेखन का विषय क्यों बनाया, जबकि आपके पास पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, आपके पास आपने इंदिरा गांधी पर लिखा है तो आप राजीव गांधी पर भी लिख सकती थी। दोनों बेहद लोकप्रिय प्रधानमंत्री रहे। आपने अटल बिहारी वाजपेयी को क्यों लिखा, और इतनी अच्छी और काफी आपने जो लिखा है बहुत शोध गहन अध्ययन करके लिखा है। तो पहले तो ये बताएं कि आपने अटल जी को चुना क्यों? सबसे पहले जयप्रकाश, बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ शामिल होने का आपने मौका दिया साहित्य आज तक पर। और ये बहुत अच्छा सवाल है जो आपने किया है कि मैं अपने आप को लिबरल कहती हूँ, तो मैंने लिबरल होने के नाते अटल बिहारी वाजपेयी जी पर किताब क्यों लिखी। जयप्रकाश, अटल बिहारी वाजपेयी की जिंदगी से हमें ये सीखने को मिलता है कि इंडिया में एक ऐसा जमाना था, एक ऐसा काल था जब अलग अलग विचारधारा के लोग एक दूसरे के दोस्त बन सकते थे, उनके बीच में मित्रता हो सकती थी, उनके बीच में वार्तालाप हो सकता था। आज जिस तरह से हम बट चुके हैं, हमारी राजनीतिक जीवन, हमारी सार्वजनिक जीवन, अब देखिए परिवार के अंदर या दोस्त के बीच में एक विचारधारा के ऊपर एक वाद विवाद है, बंटवारा है, लोग एक दूसरे से फॉल आउट कर रहे हैं। पर ऐसा जमाना था जयप्रकाश, और अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे शख्स थे जिससे हमें सीखने को मिलता है कि हम विचारधारा को में विश्वास रख सकते हैं, हम एक विचारधारा को बहुत मजबूती से अपना सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारे के जो विपरीत विचारधारा है
उसको मानने वाले लोग के साथ हम दोस्त नहीं बन सकेंगे या मित्रता नहीं हो सकेगी, ऐसा नहीं था अटल बिहारी वाजपेयी की जिंदगी में। देखिए, अगर आप वाजपेयी को देखते हैं, वाजपेयी के बहुत ही नजदीक के दोस्त थे हिरेंद्र नाथ मुखर्जी, जो सीपीआई के बहुत बड़े नेता थे, भूपेश गुप्ता जो भी सीपीआई के बहुत बड़े नेता थे। इनफैक्ट वाजपेयी और हिरेंद्र नाथ मुखर्जी के बीच में एक चिट्ठी का एक्सचेंज है, जहां पर वाजपेयी हिरेन दा करके पुकारते हैं उनको, और हिरेन मुखर्जी माय डियर अटल करके वाजपेयी को एड्रेस करते हैं। तो इस व्यक्तित्व को पहचानते हुए, देखते हुए मैंने अपने आप मैंने सोचा, और मेरे पब्लिशर जो है जगरनॉट, हम सब मिलकर ये बातें की कि क्यों ना मैं एक लिबरल, एक उदारवादी अटल जी को समझने की कोशिश क्यों ना करूं। जो आदमी इतनी कोशिश की दूसरों के साथ वार्तालाप करने के लिए, संघ परिवार में रहते हुए, आरएसएस के सदस्य रहते हुए, उन्होंने लगातार कोशिश की पाकिस्तान के साथ संबंध बनाने के लिए, लगातार कोशिश की कश्मीर के साथ संबंध को बनाने के लिए, वहां जाकर के इंसानियत की बात की, कश्मीरियत की बात की, जमहूरियत की बात की। तो इस व्यक्ति को क्यों ना एक लिबरल भी समझने की कोशिश करे, और क्यों ना एक कोशिश की जाए कि क्या इस व्यक्ति से मैं सहानुभूति लेकर के लिख सकूंगी, क्या मैं कैन आई हैव अ सिंपैथेटिक अप्रोच। और जब मैंने अटल जी के बारे में लिखना शुरू किया, जब मैंने रिसर्च करना शुरू किया, तो मुझे लगा कि इस व्यक्ति को हम आसानी से एक बॉक्स में नहीं बंद कर सकते हैं कि इस बॉक्स में है या उस बॉक्स में है, या ये ऐसी विचारधारा है या वैसी है। एक साइलो में, एक बंद कमरे में हम वाजपेयी को बंद नहीं कर सकते हैं। वाजपेयी इनकन्वीनियंट है, असुविधाजनक व्यक्ति है, और पर बहुत रियल है, बहुत ही ही इज इनकन्वीनियंट बट रियल। तो मुझे लगा कि मैं लिबरल हूँ, मैं उदारवादी हूँ, और शायद मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूंगी अटल बिहारी के बारे में लिख करके। आपने बहुत निश्चित रूप से आप अपने प्रयास में सफल रही हैं, बहुत ही अच्छी किताब है। थैंक यू। मैं दो चीजें पूछना चाहता हूँ इस किताब में। एक जगह आपने जिक्र किया है अटल बिहारी वाजपेयी के बचपन का, कि जब उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सदस्यता ग्रहण की तो परिवार में उनके पिताजी बहुत नाराज हुए और एक तरह से उनको घर छोड़ना पड़ा। आपने अपनी किताब में ये भी लिखा है कि बाद के दिनों में अटल बिहारी वाजपेयी अपने घर न रुक के दूसरी जगह पर, जब भी जाते रहे ग्वालियर, शेजवलकर के घर में रुकते थे, के घर पे रुकते थे। तो ऐसी क्या वजह थी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर उनके परिवार में उनका विरोध हुआ? आपने हालांकि उस चीज को बहुत ओपन नहीं किया, उजागर नहीं किया है, लेकिन यह लिख दिया है जरूर कि उसके बाद उनके पिताजी से, और जब उनके एक भाई ने आरएसएस ज्वाइन किया, तो इसको एक तरह से अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी सफलता जैसा कुछ महसूस किया कि जी, ऐसा कुछ था। देखिए, इसके ऊपर एविडेंस मुझे उतना ज्यादा तो नहीं, वाजपेयी की जो पहली जो बचपन की जिंदगी है उसके ऊपर एविडेंस थोड़ा कम है, पर मेरा एक बहुत अच्छा सोर्स थे अप्पा घटाटे। अप्पा घटाटे वाजपेयी के बहुत करीब के दोस्त थे। वो 50 साल तक वो बहुत क्लोज फ्रेंड रहे वाजपेयी के, और उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया, मुझे बहुत सारी चिट्ठियां दिखाई, उनकी अपनी जो किताबें हैं वो मुझे दिखाई, वाजपेयी के जो उनको पोस्ट कार्ड वगैरह जो वाजपेयी ने लिखा उनको, या चिट्ठियां लिखी, सब कुछ मुझे दिखाई। घटाटे मेरे लिए बहुत ही अच्छे सोर्स थे, और घटाटे ने मुझे ये बताया कि देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी के जो पिता थे ये ग्वालियर स्टेट में इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स थे, और ग्वालियर स्टेट उन दिनों आप जानते हैं कि ग्वालियर स्टेट ये ब्रिटिश राज के लॉयलिस्ट स्टेट था। वो जो वहाँ के जो श्रीमान जो ग्वालियर के जो राजा थे, जॉर्ज जीवाजी राव सिंधिया जो थे,
ये ही वॉज अ लॉयलिस्ट ऑफ द ब्रिटिश राज। उन दिनों एक इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स का बेटा अगर इंडिपेंडेंस मूवमेंट में शामिल हो या फ्रीडम मूवमेंट में शामिल हो या किसी तरह के आंदोलन में शामिल हो जाए या एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटी में शामिल हो जाए, ये कृष्ण बिहारी वाजपेयी को बिल्कुल वो बिल्कुल इससे असहमत थे, उनको अच्छा नहीं लगता था। कृष्ण बिहारी वाजपेयी जो वाजपेयी के पिता थे, बहुत ही जाने माने लेखक थे, वो भी कवि थे। उन्होंने ईश्वर वंदना लिखी जो स्कूलों में गाया जाता था, और वो बहुत ही वो चाहते थे कि वाजपेयी या तो वकील बने या सिविल सर्विस में जाए या ऐसा कुछ बने। तो मैं नहीं समझती हूँ कि, मुझे तो नहीं लगा कि कृष्ण बिहारी वाजपेयी को अच्छा लगा कि वाजपेयी आरएसएस की तरफ जा रहे थे। और घटाटे ने मुझे बताया कि कृष्ण बिहारी सोशलिस्ट माइंडेड व्यक्ति थे, और उनके जो परिवार, वाजपेयी जी का परिवार जो था ये आरएसएस से नहीं जुड़ा था। इनके पिता जो पितामह थे, जो कृष्ण बिहारी के पिताजी, ये भी कवि थे, लेखक थे, पर they were more inclined towards I would say गवर्नमेंट सर्विस, और जैसे ग्वालियर स्टेट में गए, वहां सर्विस किया। तो आरएसएस में जाना एक तरह का एक रिबेलियन था, एक आंदोलन था, एक एंटी गवर्नमेंट स्टांस था। तो इससे कृष्ण बिहारी नाराज थे और बिल्कुल डिसअप्रूविंग थे, इसको उनको अच्छा नहीं लगा। और जब वाजपेयी के बड़े भाई प्रेम बिहारी नहीं, सदा बिहारी, आई थिंक सदा बिहारी, जब वो प्रेम बिहारी आरएसएस में गए, तो कृष्ण बिहारी को बहुत ही इससे बहुत नाराज हो गए, वो बहुत क्रोधित हो गए। और फिर जब वाजपेयी भी जाने लगे, तो एक बहुत मजेदार किस्सा है कि वाजपेयी के जो सिस्टर थी विमला वाजपेयी के जो खाकी शॉर्ट्स थे, वो छुप करके जा करके पीछे की दीवार पर वो फेंक देती थी, और वाजपेयी बाहर से जाके उसको ले लेते थे, और वहां से आरएसएस शाखा में, जो लक्ष्मीगंज शाखा था ग्वालियर में, वहां चले जाते थे छुप छुप के, ताकि पिताजी को पता नहीं चले और पिताजी ये नहीं देख पाए कि वो आरएसएस के खाकी शॉर्ट्स में जा रहे थे। तो वाजपेयी शुरू से ही कविता में बहुत इंटरेस्टेड थे, बहुत अच्छे कवि थे, और आर्य कुमार सभा के सेक्रेटरी थे। और जब आर्य कुमार सभा में थे, तब आरएसएस के वहाँ के जो महाराष्ट्र से आए कुछ प्रचारक, जैसे यूके आपटे या नारायण राव आपटे, वाजपेयी को देखा, और वाजपेयी के दोस्त को आरएसएस शाखा में ले गए, और आरएसएस शाखा में वाजपेयी को बहुत अच्छा लगा। वहाँ एक्सरसाइजेस हो रहे थे और गाने गा रहे थे लोग, और चर्चा थी, बहुत ज्यादा गर्मा गर्म चर्चा थी कि देश को क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा है देश, किस तरफ जा रहा है। तो ये सब वाजपेयी को बहुत अच्छा लगा, और वाजपेयी बहुत अच्छा बोलते थे, बहुत अच्छा, मतलब उनकी बोलने का तरीका, कविता सुनाने का तरीका बहुत अच्छा था। और ये आरएसएस वालों को बहुत अच्छा लगा कि इतना जोश में ये नौजवान इतना कविता सुना रहा है। उस समय वाजपेयी ने एक कविता लिखी जो मैंने कोट किया है, रग रग में हिंदू, हिंदू तन मन रग रग में हिंदू। तो इसको वाजपेयी बड़े जोश से सुनाते थे, और आरएसएस वाले बहुत ही मुग्ध हो जाते थे और बहुत खुश हो जाते थे कि इतना छोटा लड़का इस तरह से सुना रहा है। तो वाजपेयी को बड़ा अच्छा लगता था आरएसएस शाखा जाना और वहाँ लोगों को मिलना, और एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ था वाजपेयी को। पर कृष्ण बिहारी वाजपेयी, उनके पिताजी, इसके बिल्कुल विरोध थे। मैं इस पुस्तक को पढ़ते हुए और अभी आपसे बातचीत करके एक सवाल दिमाग में आया कि अगर मैं पूछूं कि सागरिका घोष को ये चुनना हो कि जवाहरलाल नेहरू बड़े लिबरल थे या अटल बिहारी वाजपेयी, तो आप किसको चुनेंगे? बहुत ही अच्छा सवाल है जयप्रकाश, और कठिन सवाल भी है। मैं कहूंगी कि वाजपेयी, मैं समझती हूँ उन्हें लिबरल कहना शायद एक्यूरेट नहीं होगा। लिबरल वो थे,
पर वाजपेयी के संबंध उनकी पूरी जिंदगी तक आरएसएस के साथ था। उन्हें आरएसएस के साथ बहुत ही मतभेद तो था, पर उन्होंने आरएसएस के साथ नाते कभी नहीं तोड़े। मैं एक मिनट, मैं आपकी तो लिबरल मैं वाजपेयी को लिबरल उस तरह से नहीं कहूंगी। आपने अपनी किताब में हाँ, लिखा है लिबरल स्टेट्समैन, हाँ जरूर कभी कभी वो जरूर, मैं ये कहूंगी कि वाजपेयी एक बहुत ही उपयुक्त राजनेता थे। संसदीय लोकतंत्र में विश्वास रखते थे, पर हमें वाजपेयी को देखकर ये भी स्वीकार करना होगा कि वाजपेयी कभी आरएसएस से रिलेशनशिप नहीं तोड़े। वो जिंदगी भर स्वयं सेवक रहे, और जिंदगी भर मैं कहूंगी कि वाजपेयी हिंदू नेशनलिस्ट थे, हिंदू राष्ट्रवादी थे। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वाजपेयी हिंदू नेशनलिज्म को कभी गिव अप किया या अबैंडन किया, मैं ये नहीं मानती हूँ। मैं समझती हूँ कि वाजपेयी all his life was a Hindu nationalist, he was a member of the RSS, पर yes, वो संसदीय लोकतंत्र में विश्वास रखते थे, जरूर रखते थे, और कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास रखते थे। तो देखिए, लिबरल का मतलब क्या है, उदारवादी का मतलब ये है कि इक्वल सिटीजनशिप, राइट, इक्वालिटी फॉर ऑल, सब एक समान है, एवरीवन इज इक्वल। आई डोंट थिंक वाजपेयी इस तरह के लिबरल थे। वाजपेयी, मैं समझती हूँ, ये जरूर उनके मन में था कि हिंदू जो है ये सबसे प्रथम राष्ट्रवादी है इंडिया के अंदर। ये भारत का फर्स्ट, हिंदू इज द मोस्ट नेशनलिस्टिक, और जो मुसलमान हैं, जो क्रिश्चियन हैं, जो दूसरे धर्म के लोग हैं, ये भी राष्ट्रवादी हैं, ये भी भारतीय हैं, ये जरूर है, और इनके साथ वार्तालाप है, इनके साथ रहना सहना, he was a complete pluralist। पर वाजपेयी के मन में ये जरूर था कि भारत माता का प्रथम संतान हिंदू है, हिंदू था। यहाँ पे तो इसका मतलब कि उनकी विचारधारा जैसे मुस्लिम लीग की तरह से कि हिंदू और मुसलमान दो आंखें, नहीं, ये मैं नहीं, मैं नहीं कह रही हूँ कि दो आंखें हैं, या वाजपेयी के मन में ऐसा कुछ था कि मुस्लिम और हिंदू अलग थे। क्योंकि वाजपेयी जिंदगी भर, देखिए जयप्रकाश, वाजपेयी जिंदगी भर ये कोशिश की कि मुस्लिम समाज के साथ रिलेशनशिप बने रहे। आजकल के जो बीजेपी के नेता है वो इफ्तार पार्टीज में नहीं जाते हैं, स्कल कैप नहीं पहनते हैं। वाजपेयी लगातार हर साल गुलाम नबी आजाद के इफ्तार पार्टी पर गए। गुलाम नबी आजाद ने मुझे खुद कहा कि हर साल में जब इफ्तार पार्टी में वाजपेयी आते थे, कबाब खाते थे, खाना खाते थे, बहुत खाने के तो शौकीन थे बहुत। और दिवाली पार्टी पे भी, गुलाम नबी आजाद की दिवाली पार्टी पर वाजपेयी जरूर शामिल होते थे और बहुत समय तक रहते थे। तो मैं नहीं समझती हूँ कि वाजपेयी के बीच में भेदभाव था, कि डिस्क्रिमिनेशन था, ऐसा नहीं समझती हूँ। पर मैं कहूंगी कि वाजपेयी को लिबरल कहना, लिबरल स्टेट्समैन थे, ही वाज अ लिबरल। देखिए, जब वाजपेयी सरकार में आए, ही वाज नॉट एन आरएसएस मैन। आरएसएस के साथ उन्होंने आरएसएस को अलग रखा। वाजपेयी के टाइम पे अब देखिए जिस तरह से वाजपेयी के ऊपर आक्रमण हो रहे थे संघ परिवार के अंदर से, जैसे विश्व हिंदू परिषद या भारतीय मजदूर संघ या स्वदेशी जागरण मंच, ये तो खुलेआम वाजपेयी के ऊपर आक्रमण कर रहे थे फ्रॉम 1999 टू 2004। दत्तोपंत हेंगड़ी ने खुलेआम रैली में कह दिया कि यशवंत सिन्हा, जो उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे, यशवंत सिन्हा अपराधी हैं, वाजपेयी बहुत दुर्बल सरकार है। पांचजन्य ने एडिटोरियल में लिखा कि वाजपेयी सरकार को कूड़ेदान में डाल देना चाहिए। तो वाजपेयी के ऊपर बहुत आक्रमण था। तो वाजपेयी जब आरएसएस में थे, ही वाज नॉट एन आरएसएस, जब गवर्नमेंट में थे, ही वाज नॉट एन आरएसएस मैन। तो इसलिए मैंने कहा कि स्टेट्समैन के तौर पर वाजपेयी लिबरल थे, पर क्या वो उनके अंदर के विचार क्या बहुत ज्यादा उदारवादी था या बहुत ज्यादा लिबरल था, मैं नहीं मानती हूँ।
जी, अब बात स्पष्ट हुई, क्योंकि ये पहली लाइन पढ़ने से, चूंकि कवर पे है हाँ आप जी लिबरल जी जी स्टेट्समैन, जी। हिंदुत्व आइकॉन। अब अगला सवाल जो हिंदुस्तान। है, तो जब लिबरल स्टेट्समैन आपने कहा, इसलिए मेरे दिमाग में नेहरू आए, और नहीं, आपने जब तो मैं समझती हूँ कि नेहरू ज्यादा लिबरल थे। जी क्योंकि नेहरू के जो आइडियोलॉजी, विचारधारा थी, ये क्लासिकल लिबरल या लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के तौर पर उनकी ये विचारधारा है। पर वाजपेयी मैं समझती हूँ कि जब सत्ता में थे, जब गवर्नमेंट में थे, तो जरूर एक नेहरूवियन की तरह काम कर रहे थे। मैं समझती हूँ, जैसे मैंने कहा, वाजपेयी वाज अ सैफरॉन नेहरू इन गवर्नमेंट। पर उनकी अपनी विचारधारा मैं नहीं समझती हूँ कि पूरा का पूरा लिबरल विचारधारा को हम कह सकते हैं। हाँ, आपने उस घटना का भी जिक्र किया है संसद में, जब जी वाजपेयी का पहला भाषण था, और प्रधानमंत्री नेहरू ने जी आकर उनको उनकी तारीफ की, जबकि जी, वो उनकी नेहरू तारीफ के की। खिलाफ भी बोल रहे जी थे। जी 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 जी। ये पुस्तक पढ़ते समय ऐसा लगता है कि जो अटल बिहारी वाजपेयी की समय की भाजपा थी, और जो आज की भाजपा है, वे दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े, खासकर इस देश को लेकर, इस देश की समस्याओं को लेकर, दूसरे समुदायों को लेकर, और पार्टी को लेकर भी। जो भाजपा आज है, या जो आज देश के नेतृत्व करता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनमें और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार और उस समय की भारतीय जनता पार्टी में अंतर है। ये इस पुस्तक में बहुत ज्यादा मैं समझती हूँ कि ये दूसरे से एक बिल्कुल विपरीत है। वाजपेयीइज्म और मोदित्व, अगर हम मोदित्व को इसका नाम अगर मोदित्व दे, और वाजपेयीइज्म को अगर हम वाजपेयी की विचारधारा को ऐसा नाम दे, तो वाजपेयीइज्म और मोदित्व एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। मैं जो समझती हूँ, मेरे समझ। जनसंघ से आपने चर्चा शुरू की है, और आपने शुरू से ये कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका राजनीति में सक्रिय तौर पर थी, कभी परोक्ष रूप में, कभी प्रत्यक्ष रूप में। अब वह सरकार का हिस्सा बन गए हैं। तो इस पुस्तक में आपने बहुत सफाई से, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी पर लिखते हुए भी इस बात को कहीं भी, मतलब शुरू से आखिर तक इस बात का उल्लेख किया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चुनावों में एक भूमिका निभाता रहा है। इस पर आपका आज क्या सोचना है? क्या आप ये मानती हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो पटेल को लिखित तौर पर यह अनुबंध किया था, या भरोसा दिया था कि हम राजनीति में शामिल नहीं होंगे, हम केवल समाजसेवी संगठन हैं, पटेल ने ये लिखकर अंडरटेकिंग लिया था। पटेल ने लिखकर अंडरटेकिंग लिया था कि इस कंडीशन में हम आपको जेल से रिहा कर रहे हैं, कि आप लिखकर बोले कि आप राजनीति में नहीं जाएंगे, आप कल्चरल और सोशल में रहेंगे, और आप राजनीति में नहीं जाएंगे। ये एक लिखकर डिमांड किया था पटेल ने। जी, तो मेरा ये कहना है कि अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो भूमिका थी अटल बिहारी वाजपेयी की आखिरी समय में, आखिरी समय से मेरा आशय उनके प्रधानमंत्रित्व काल के आखिरी दिनों की बात मैं कर रहा हूं, आपने पुस्तक में बहुत ही मार्मिक ढंग से उन स्थितियों का जिक्र किया है कि अटल बिहारी वाजपेयी आखिरी दिनों में किस तरह से उनके ऊपर हमले हो रहे थे, किस तरह से वो हताश और निराश हो चुके थे, और स्थितियां यहां तक हो चुकी थी कि उनको उनके करीबी मित्र, आपने लाल कृष्ण आडवाणी का बहुत कम उल्लेख किया है उस संदर्भ में। आपने ये लिखा है कि मित्रता थी, आपने ये कहा है कि आडवाणी हमेशा मानते रहे कि वाजपेयी मेरे बहुत सबसे अच्छे करीबी मित्र हैं, लेकिन पर वाजपेयी आडवाणी को करीबी मित्र कभी नहीं माने, कभी नहीं मानते रहे। मुझे जैसा लगा, आपने इस किताब में ये बात लिखी है। जी। जयप्रकाश, ये मैं जरूर कहूँ, ये बहुत अच्छा सवाल है कि आज और उस दिन के बीच में क्या अंतर है। बहुत ज्यादा अंतर है। जैसे मैंने कहा, वाजपेयीइज्म मोदित्व के बिल्कुल विपरीत है। अब देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि वाजपेयी ऑलमोस्ट 50 साल से सांसद रहे।
10 साल तक नहीं, 20 साल तक नहीं, 30 साल तक नहीं, 40 साल तक, ऑलमोस्ट 49 years ही वॉज अ पार्लियामेंटेरियन। उन्होंने संसद में सबसे पहले आए इन 1957 till 2006 he was active in parliament, so 49 years वो संसद में रहे और विपक्ष के नेता रहे। ऑलमोस्ट 50 years तक उन्होंने संसद में काम किया, वो सांसद थे। वाजपेयी का एसेंस था एक पार्लियामेंटेरियन, एक सांसद, और उस समय के सांसद थे जब कांग्रेस का दबदबा था, जब फ्रॉम 1952 टू 1967 आप देखिए, अगर आप कांग्रेस को देखिएगा तो हर इलेक्शन में कांग्रेस 300 सीट्स के ऊपर जा रही थी। बहुत ही डोमिनेंस था कांग्रेस का। 1967 में सीट्स कम हुई, पर फिर जब इंदिरा गांधी आई 1971 फिर कांग्रेस 300 सीटें से आगे बढ़ी। तो कांग्रेस का इतना डोमिनेंस था, और वाजपेयी छोटी सी पार्टी के लीडर थे, और संसद में उनका पूरा जीवन संसद में गया। ही वॉज अ पार्लियामेंटेरियन थ्रू एंड थ्रू। तो वो संसद की राजनीति करते थे। नरेंद्र मोदी जी को हम अगर देखेंगे, वो सांसद कभी नहीं रहे। वो 2014 में पहली बार सांसद बने, और वो जब आए राजनीति में, फॉर्मली जब राजनीति में आए तो गुजरात के मुख्यमंत्री बनकर आए, तो सत्ता में रह करके उन्होंने राजनीति की। वाजपेयी वॉज नेवर अ पार्ट ऑफ द स्टेट, ही वॉज ऑलवेज एन ऑपोजिशन लीडर। और ऑपोजिशन में रहते हुए, संसद में रहते हुए, संसदीय जो नॉर्म्स है, जो नियम है, जो कायदे कानून है, इसको उन्होंने गहरी तरह से अपना लिया। संसद के जो तरीके थे, तौर तरीके थे, और उन्होंने हर बार ये कहते थे कि संसद के तरीके समझो, इसके कानून समझो, डेमोक्रेसी के नियम है, नॉर्म्स है, रूल्स है, इनको पालन करो, क्योंकि संसदीय लोकतंत्र नियम के अंदर बधा हुआ है। संसदीय लोकतंत्र नियम के, अगर हम सारे नियम को तोड़ देंगे, सब कुछ भंग कर देंगे, तो संसदीय लोकतंत्र चलेगा कैसे? तो इसमें वाजपेयी का बहुत ज्यादा भरोसा था। मैं नहीं समझती हूँ कि आजकल जो हम देख रहे हैं, जिस तरह से धारा 370 को फिरमान की तरह फिरमान धारा को खत्म कर दिया गया, या जिस तरह से किसान कानून लाया गया और फिर रद्द किए गए, और जिस तरह से CAA लाया गया, जिस तरह से आजकल विपक्ष को जैसे नेम कॉलिंग है, खान मार्केट गैंग, या ये क्या नाम है, अर्बन नक्सल, या टुकड़े टुकड़े गैंग, या ये गैंग या वो गैंग। मैं नहीं समझती हूँ कि वाजपेयी ऐसा कभी कर सकते थे। ये वाजपेयी के लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल था, असंभव था कि विपक्ष को ऐसे गाली दे, क्योंकि वाजपेयी खुद ही विपक्ष के नेता थे। तो और संसद में काम करते थे। और आजकल देखिए संसद कहाँ, या तो संसद के मीटिंग, संसद के सेशंस आर शॉर्ट, एडजर्नमेंट्स, डिसरप्शन। संसद का क्या हाल है आज आप देख सकते हैं। उस समय पार्लियामेंट वाज द सेंटर ऑफ इंडिया, और जैसे उस समय के जो पार्लियामेंट स्पीचेस अगर आप पढ़ेंगे जयप्रकाश, और मैंने बहुत रिसर्च किया ऑन द पार्लियामेंट स्पीचेस, क्या स्पीचेस थे, इतने sort of इतने brilliant and full of jokes, they were brilliant speeches। तो और वाजपेयी बहुत ही अच्छा, जैसे आप जानते हैं, बहुत ही अच्छा बोलते थे संसद में। तो he was a parliamentarian and he, तो इस तरह से विपक्ष को गाली बकना, संसद को नकारना, संसद को डिसमिस करना, ये मैं समझती हूँ वाजपेयी के लिए असंभव था। और फिर ये भी हमें देखना होगा कि वाजपेयी का जो गवर्नमेंट, वाजपेयी जब सत्ता में थे, जब सरकार चला रहे थे, तो वाजपेयी के बहुत बड़े बड़े मिनिस्टर्स थे, जैसे यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी, जसवंत सिंह, मुरली मनोहर जोशी, बहुत सारे बड़े दिग्गज नेता थे जो मिनिस्टर्स थे। आजकल हम उतने मिनिस्टर्स का कुछ नहीं देखते हैं, हम तो सिर्फ एक ही प्रधानमंत्री को देखते हैं। और जैसे मैंने पहले कहा जयप्रकाश, कि ये जो सारे संघ परिवार के जो आउटफिट्स हैं, जैसे भारतीय मजदूर संघ या स्वदेशी जागरण मंच या विश्व हिंदू परिषद, मैं आजकल जब देखती हूँ तो मुझे लगता है, और मैं जब वाजपेयी पर रिसर्च कर रही थी तो मैंने सोचा कि भाई ये सब कहाँ है आजकल, क्यों नहीं हमला कर रहे हैं, आक्रमण क्यों नहीं कर रहे सरकार के ऊपर? इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो सत्ता में शामिल है। वो जैसे उन्होंने, जैसे एक भावराव देवराज का एक फ्रेज था, घुस जाओ और छा जाओ, तो वो घुस गए हैं और छा गए हैं, वो सरकार में शामिल हो गए हैं। वाजपेयी ने ऐसा नहीं होने दिया।
वाजपेयी ने संघ परिवार के आउटफिट्स को अलग रखा और इसीलिए वाजपेयी और आरएसएस के बीच में बहुत टकराव था। सुदर्शन के साथ उनका बहुत टकराव हुआ, सुदर्शन के साथ उनका बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुआ। और शेषाद्रीचारी से मैंने बात की। शेषाद्रीचारी ने मुझे बताया किस तरह से उन्होंने लंच मीटिंग्स किए सुदर्शन और वाजपेयी के बीच में। तो मैं समझती हूँ कि उस बीजेपी और इस बीजेपी के बीच में बहुत अंतर है। एक सवाल है कि आपने एक जिक्र किया है कि नारायणन को दूसरा टर्म वाजपेयी ने इसलिए नहीं दिया क्योंकि उन्होंने शायद हो सकता है वो चिट्ठी अभी मुझे मिली नहीं, क्योंकि वो चिट्ठी बंद है, वो वी कांट गेट देम। जो चिट्ठी नारायणन ने लिखी गुजरात दंगों के बाद, नारायणन ने बहुत सारी चिट्ठियां लिखी वाजपेयी सरकार को, पर वो चिट्ठियां बंद है, उनको वी कांट गेट होल्ड ऑफ देम। सो आई डोंट नो कि चिट्ठी में क्या है। पर नारायणन ने इंटरव्यू में बताया था कि उस चिट्ठी में उन्होंने कड़ी आलोचना की वाजपेयी की और बताया कि क्यों नहीं आर्मी को भेजा गया, ये वो बहुत सारी बातें रखी। और शायद इसलिए और जब मैंने लोगों के साथ इंटरव्यू किया, आरएसएस के साथ, बहुत आरएसएस के सदस्य के साथ मैंने इंटरव्यू में मुझे ये पता चला कि आरएसएस और संघ परिवार नारायण से काफी नाराज थे। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि अगर हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वाजपेयी के काल को, समय को देखें और आज की भाजपा सरकार के समय के अंतरराष्ट्रीय संबंधों को देखें, तो आप वाजपेयी को कहाँ पाती? वाजपेयी बहुत सक्सेसफुल थे। उनके जो देखिए, जब वाजपेयी से पूछा गया 2004 में कि आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है आपके सरकार की, और उन्होंने ये बताया कि मेरी लगातार पाकिस्तान से सुलह करने की कोशिश। तो जिस तरह से उन्होंने फॉरेन पॉलिसी को परस्यू किया, पाकिस्तान के साथ समझौता या असर्टिंग द इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू, जिस तरह से इराक वॉर में इंडिया डिड नॉट जॉइन द कोalition, तो वाजपेयी का सम्मान बहुत था, प्रेस्टीज बहुत था। वाजपेयी बहुत रिस्पेक्टेड थे ऑल ओवर द वर्ल्ड। जॉर्ज बुश ने वाजपेयी को लंच पे बुलाया, बिल क्लिंटन आए, फिर वाजपेयी को रशिया में बुलाया गया ऑन द 300th एनिवर्सरी ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग। तो इंटरनेशनली मैं समझती हूँ कि वाजपेयी नेहरू की तरह रिस्पेक्टेड थे। इसीलिए मैंने कहा कि वाजपेयी एक नेहरूवियन फॉरेन पॉलिसी परस्यू करते थे। इनफैक्ट एक किस्सा है जो मैंने बुक में लिखा है कि जब वो फॉरेन मिनिस्टर थे 1977 में जनता पार्टी के टाइम पर, उस टाइम वाजपेयी नेहरू का एक पोर्ट्रेट टंगा हुआ था और लोग, उनके ऑफिसर ने उसको हटा दिया था कि शायद वाजपेयी को अच्छा नहीं लगेगा कि कांग्रेस का प्रधानमंत्री वॉल पे है। तो वाजपेयी ने खुद उनको बताया, उनको बुलाकर पूछा कि पिक्चर लगी हुई थी वो कहाँ गई, पंडित जी की जो पिक्चर है वो कहाँ है, और खुद उसको वापस लाया और फिर उसको वापस वॉल में टंगाया। तो मैं समझती हूँ कि वाजपेयी नेहरू को बहुत रिस्पेक्ट करते थे, नेहरू के पथ पर चलते थे, नेहरू को उन्होंने राजकुमार करके पुकारा। और वाजपेयी का जो फॉरेन पॉलिसी था, इट वाज अ नेहरूवियन फॉरेन पॉलिसी इन मेनी वेज, और वाजपेयी उसी तरह रिस्पेक्टेड थे और उसी तरह सम्मानित किए गए इन द वर्ल्ड लाइक नेहरू इन अ वे। आपने बल्कि इसी किताब में लिखा है कि एक बार अटल जी ने नेहरू जी की मूर्ति के बारे में कहा था कि इस मूर्ति को थोड़ा ऊंचा कर दो, ताकि ये पता चलता रहे कि नेहरू हमें देख रहे हैं कि हमारी संसद कैसे चल रही है। लेकिन अभी आज के लोग तो ये कहेंगे कि मोदी जी के समय में ज्यादा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की ख्याति हुई है, क्योंकि दोनों दोस्त की तरह से ये हम बराबर चर्चा कि बैरक ओबामा और ट्रंप के साथ एक बहुत अच्छी दोस्ती है, एक बॉन्डिंग है जिस पर बार बार हम लोग कहते हैं। तो इस तरह की बॉन्डिंग तो अभी भी दिखती है।
देखिए जयप्रकाश, मैं समझती हूँ कि एक हगिंग की बॉन्डिंग है जो पिक्चर में हम देखते हैं कि बहुत गले लग रहे हैं और अपने नाम छाप के सूट में उस सूट पहन के गले लग रहे हैं। वाजपेयी में के जमाने में इतना शोर शा नहीं था, इतने पिक्चर्स नहीं थे कि वो किसी के गले लग रहे हैं या किसी के साथ मिल ऐसे हगिंग कर रहे हैं। पर मैं समझती हूँ कि सब्सटेंटिवली जो अगर हम सॉलिडली देखें कि पॉलिसीज क्या थे और किस तरह से पॉलिसीज आगे बढ़े, जिस तरह से जब मनमोहन सिंह ने अमेरिका के साथ इंडो यूएस न्यूक्लियर डील का जब बात चली, दिस वाज डन बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ ग्राउंड वर्क जो किया गया बिटवीन जसवंत सिंह एंड स्ट्रोप टैलबट इन वाजपेयी टाइम। और देखिए वाजपेयी के टाइम पर India conducted a nuclear explosion. India's prestige was high. वाजपेयी खुद जब फॉरेन मिनिस्टर थे तो यूएन में जाकर हिंदी में बोले फॉर द फर्स्ट टाइम। मोदी जी तो अभी वाजपेयी के पथ पर चल रहे हैं, अब हिंदी बोलते हैं, पर उस टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम वाजपेयी पहली बार वाजपेयी हिंदी में बोले संयुक्त राष्ट्र में। और तो अब मैं समझती हूँ कि उस तरह का गले लगना या फोटो खिंचवाना या पोज करना वो सब तो शायद नहीं था, पर सॉलिडली जो अचीवमेंट्स हैं, जैसे इंडो यूएस न्यूक्लियर डील, जैसे अमेरिका के साथ समझौता, जैसे इजराइल के साथ पहली बार मित्रता बढ़ाना, जैसे ईस्ट लुक ईस्ट का जो वाजपेयी की जो पॉलिसी थी सिंगापुर के साथ या वियतनाम के साथ या इंडोनेशिया के साथ, ये तो वाजपेयी ने शुरू की और नरसिम्हा राव के पथ पर चल रहे थे। मैं समझती हूँ कि वाजपेयी और नरसिम्हा राव के बीच में बहुत मेल है। वाकई वाजपेयी नरसिम्हा राव को अपने गुरु मानते थे। एक बड़ा मजेदार किस्सा है कि 1994 में जब यूएन में एक इंडिया के खिलाफ एक यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान ने एक प्रस्ताव लाया, तो नरसिम्हा राव ने वाजपेयी, सलमान खुर्शीद और फारूक अब्दुल्ला को भेजा जिनीवा में। ये मैंने लिखा है बुक में। और जिनीवा में बहुत अच्छा रहा और वाजपेयी डिड वेरी गुड लीडरशिप और इंडिया वन द डे। वो वोट नहीं हुआ, इंडिया सफल हो गया वहां पे। और वाजपेयी और सलमान खुर्शीद जब वापस आए तो वाजपेयी और सलमान खुर्शीद एक साथ प्लेन में बैठे थे और वाजपेयी ने सलमान खुर्शीद को पूछा कि आप कुछ पिएंगे क्या ऑन द वे बैक। जैसे आपको पता है कि वाजपेयी ड्रिंक्स के शौकीन थे, he was fond of his whiskey। तो सलमान खुर्शीद ने कहा कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कोका कोला ले लेता हूँ। और फिर सलमान खुर्शीद सो गए। तो उसके बाद फिर ही वोक अप आफ्टर सम टाइम और देखा कि वाजपेयी सीट पे नहीं है। तो वो ढूंढने लगे कि वाजपेयी कहाँ है। तो फिर उन्होंने देखा कि उन दिनों एयर इंडिया फर्स्ट क्लास प्लेन में एक अपर डेक हुआ करता था जहां पर बार लगता था। तो क्योंकि आपने गले लगने की बात की ना, तो इसलिए मैं गले लगने की स्टोरी सुना रही हूँ। तो वो ऊपर गए और देखे कि वाजपेयी वहां बार में बैठे हुए हैं और कुछ लोगों के साथ बात कर रहे हैं। तो ठीक है, तो उनके बीच में बहुत दोस्ती थी सलमान खुर्शीद और वाजपेयी के बीच में। तो वो जब दिल्ली वापस आए तो सलमान खुर्शीद और वाजपेयी को प्रेस को ब्रीफिंग करना था और वाजपेयी के घर गए। तो जब वाजपेयी के घर गए तो सलमान खुर्शीद और वाजपेयी ने एक दूसरे से गले लगे, दे हग्ड ईच अदर वेरी हार्ड। और इंडिया टुडे ने इसको फोटोग्राफ किया और मैगजीन में छाप दिया एज अ कवर पिक्चर कि वाजपेयी और सलमान खुर्शीद गले लग रहे हैं। देखिए यहाँ मोदी जी किसी ओबामा के गले लगते हैं और ट्रंप के गले लगते हैं, पर वाजपेयी सलमान खुर्शीद को जकड़ लिया और हगिंग किया। और इस फोटोग्राफ को लेकर के सलमान खुर्शीद के विरोध फारूखाबाद में चर्चा चली। और वहां सलमान खुर्शीद का कहना है, मैंने सलमान खुर्शीद को इंटरव्यू किया, कि वो चुनाव 1996 चुनाव हार गए इसीलिए क्योंकि ये पिक्चर दिखाया गया कि सलमान खुर्शीद वाजपेयी के गले लग रहे हैं। देखो संघ परिवार के आदमी के साथ एक गले लग रहे हैं और वो वहां हार गए। तो वाजपेयी सलमान खुर्शीद इसके बारे में वाजपेयी को बताया कि देखिए इस फोटोग्राफ की वजह से मैं हार गया हूँ, और वाजपेयी इसको सुनकर बहुत हंसे। आपने अभी दोस्ती की बात पर याद आया कि इस किताब में एक और बात लिखी है कि वाजपेयी की दोस्ती संयोग से सारे ब्राह्मणों से ज्यादा रही।
ये मैंने अपनी तरफ से लिखा है, क्योंकि अगर आप वाजपेयी के दोस्त को देखेंगे सारे ब्राह्मण हैं। राजकुमारी कौल ब्राह्मण है, घटाटे ब्राह्मण है, ब्रजेश मिश्रा, शेजवलकर, एक भैरव सिंह शेखावत ब्राह्मण नहीं है और जसवंत सिंह ब्राह्मण नहीं है, पर ब्राह्मणों के साथ उनका एक नरसिम्हा राव, जवाहरलाल नेहरू जिनको वो बहुत रिस्पेक्ट करते थे, ब्राह्मणों के साथ मैं समझती हूँ कि वाजपेयी का एक अनस्पोकन रिश्ता था। आपने अभी राजकुमारी कौल का नाम लिया जी। आपने इस पुस्तक में बहुत जगह पे उनकी चर्चा की है और जी। एक पूरा चैप्टर इस पुस्तक का आखिरी जो चैप्टर है वह उन्हीं पर है, उसी संबंध पर है। इन संबंधों को आप किस रूप में देखती हैं? हालांकि आपने कहा है कि ये परिवार एक तरह से वाजपेयी का अघोषित घोषित दोनों परिवार, आप क्या पाती हैं? जयप्रकाश, ये बहुत ही दिलचस्प बात है वाजपेयी के बारे में कि, पर इसको हम ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो हमें ये देखना होगा कि जो भी लोग आंदोलन में शामिल हुए थे 1940s और 1930s में, जो स्वाधीनता आंदोलन में थे, जो घर बार छोड़ करके, परिवार छोड़ करके आंदोलन में शामिल हो गए थे, तो शायद उनकी जिंदगी ऐसी बनी, उनकी जिंदगी ऐसी बनती चली गई कि वो साधारण पारिवारिक जीवन नहीं कर पाए कि गेट मैरिड, हैव 2 and 2 kids, ऐसा उनकी जिंदगी ऐसा नहीं हुई। देखिए, अगर आप राम मनोहर लोहिया को देखेंगे, राम मनोहर लोहिया ने कभी शादी नहीं की, उन्होंने रमा मित्रा के साथ, ही वाज लिविंग विद रमा मित्रा। गांधी खुद अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे उसके बारे में खुद खुलकर लिखे कि मैं पर्सनल किस तरह से मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, विद माई सेल्फ, ब्रह्मचार्य के साथ मैं किस तरह से एक्सपेरिमेंट करता हूँ। नेहरू को देखिए, नेहरू वॉज अ सिंगल मैन, उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी और नेहरू के बहुत सारे मित्र थे जो लेडी वुमेन थे, सो आई थिंक इन दोज डेज इस तरह के जो आंदोलन में शामिल हो जाते थे, जो घर बार छोड़ करके एक किसी चीज में बिल्कुल छा जाते थे, जैसे वाजपेयी आरएसएस और जनसंघ में छा गए, वो आंदोलन में पूरा वो उनकी जिंदगी उसी में चली गई। तो उनकी जो पर्सनल जिंदगी, जो पर्सनल लाइफ, ये शायद हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये सामान्य बन के या साधारण बन के रह जाए। तो ये एक बहुत ही गहरा रिलेशनशिप था उनको राजकुमारी कौल के साथ, जिसे हम वो एक खामोशी का जो गीत है, प्यार को प्यार ही रहने दो, इसे नाम न दो, तो इस तरह का मसला था। उन्होंने खुद बोला एक्चुअली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब पूछा गया उस समय कि वाजपेयी जी, नेपाल, तिब्बत, ये सब को रहने दीजिए, आप ये बताइए कि मिसेस कौल के साथ आपका क्या संबंध है। तो वाजपेयी ने कहा ये कश्मीर जैसा मामला है। तो विवाहित महिला थी, उनका हस्बैंड थे बीएन कौल, ब्रिजनारायण कौल, और 2 लड़कियां थी, नंदिता और नमिता, और इनको वाजपेयी ने अपना लिया। वाजपेयी इनके साथ रहे पूरी जिंदगी, ऑलमोस्ट ऑल हिज लाइफ, ये मिसेस कौल, मिस्टर कौल और इनके 2 बेटियां के साथ वो रहे। और ये आरएसएस को हजम नहीं हो रहा था कि ये वाजपेयी इतने बड़े नेता, इतने बड़े लोकप्रिय नेता विवाहित महिला के साथ रह रहे हैं और उनके हस्बैंड के साथ रह रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल ही बहुत ही नाराज थे संघ परिवार के लोग इसको देख करके। पर वाजपेयी इतने बड़े नेता थे, इतने लोकप्रिय थे, वोट खींचने की क्षमता थी उनके अंदर, तो इसको उन्होंने नकार दिया। पर मैं समझती हूँ कि वाजपेयी की पर्सनल लाइफ वाज वेरी अनयूजुअल, अनकन्वेंशनल, और वाजपेयी को समझने के लिए हमें उनका पर्सनल लाइफ देखना होगा कि इतना अनयूजुअल पर्सनल लाइफ, एक विवाहित महिला के साथ जिसको आप कॉलेज में प्यार करते थे, यू फेल इन लव विद हर इन कॉलेज, और फिर
बाद में अब आपकी जिंदगी एक तरफ चली गई, उसकी जिंदगी एक तरफ चली गई, आप राजनीति में चले गए, ये मिसेस राजकुमारी की शादी हो गई, बीएन कौल के साथ शादी हो गई, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी आ गई प्रोफेसर की वाइफ बन करके। बीएन कौल रामजस में फिलोसफी पढ़ाते थे, और किस तरह से दोनों फिर एक दूसरे से मिले। और उन दिनों जयप्रकाश, एक आदमी और औरत के बीच में मित्रता या दोस्ती एक अनयूजुअल बात थी कि जब उस समय की जब हम सोशल लाइफ देखेंगे तो सोशल लाइफ वाज विद कजन्स, फ्रेंड्स, फैमिली के साथ सोशल लाइफ बनता था लोगों को। और उन दिनों एक आदमी और औरत जो कॉलेज में पढ़ते थे और एक दूसरे के फ्रेंड थे, मित्र थे, ये एक बड़ी अनयूजुअल बात थी। तो वाजपेयी आए दिल्ली में, जब वाजपेयी आए दिल्ली में, जब राजनीति में शामिल हुए और फिर ही मेट राजकुमारी अगेन, तो राजकुमारी और बृजनारायण कौल के घर में बहुत जाया करते थे, उनके घर में रहते भी थे। जब वो रामजस कॉलेज, जब बृजनारायण रामजस कॉलेज के डीन थे, तब वाजपेयी उनके घर जाते थे, वहां रहते थे, खाना खाते थे। और रामजस कॉलेज के जो लड़के थे, जो स्टूडेंट थे, विद्यार्थी थे, उन्हें याद है कि जिस तरह जब वो कभी कभी वार्डन के घर जाते थे तो उन्हें देखने को मिलता था कि ये जनसंघ का बड़ा नेता यहाँ बैठा हुआ है और चाय पी रहा है और खुशी से बैठा है, आराम से बैठा है। और तो इट वाज अ वेरी अनयूजुअल रिलेशनशिप। और जब वाजपेयी को बहुत बड़ा बंगला मिला अपना, जो रायसीना रोड में उनका जो जब बंगला मिला, तो फिर बृजनारायण और राजकुमारी और उनकी दो बेटियां वाजपेयी के साथ रहने लगे। तो इसमें कुछ वो एक दूसरे के बीच में बहुत फ्री थे और बहुत कंफर्टेबल थे। बलबीर पुरी ने मुझे बताया कि जब वो उनके घर गए पहली बार तो उनको बहुत ऑकवर्ड लगा कि कैसा है ये, मतलब ये क्या सिचुएशन होगा। पर जब उन्होंने देखा कि वो एक दूसरे से इतने कंफर्टेबल हैं और एक दूसरे से इतने इजीली रहते हैं, तो फिर उनको लगा कि फिर हम क्यों परेशान हो जाए कि हमें इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है। अगर ये तीनों खुश हैं, बहुत अच्छे से रह रहे हैं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। तीनों के 3 सेपरेट बेडरूम्स थे घर में, और वो एक दूसरे से खुशी से रहते थे। और जब घटाटे ने मुझे बताया, जब घटाटे उन्हें डिनर पे कभी बुलाते थे, पार्टीज पे कभी बुलाते थे, तो तीनों एक साथ आते थे। और राजकुमारी और वाजपेयी बृजनारायण को बहुत देखते थे, बहुत स्नेह करते थे, श्रद्धा करते थे, क्योंकि बृजनारायण उनसे बहुत ज्यादा बड़े थे, 10 साल बड़े थे वाजपेयी और राजकुमारी से। राजकुमारी और वाजपेयी क्लासमेट्स थे। फिर राजकुमारी ने एक इंटरव्यू दिया विमेन्स मैगजीन को, जिसमें उन्होंने एक फर्स्ट इंटरव्यू, ओनली इंटरव्यू, मैंने वो इंटरव्यू को देखा है कि तो राजकुमारी ने कहा कि बृजनारायण ने हमारा ये जो रिलेशनशिप था इसको स्वीकार कर लिया, ही नेवर रेज्ड एनी ऑब्जेक्शंस, पूरी मंजूरी थी उनकी इसमें। तो फिर हम क्या कह सकते हैं इसमें, हमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है, हम क्यों परेशान हो जाए कि अरे ये ऐसा है वैसा है। अगर जो लोग इस रिलेशनशिप में है, अगर वो ठीक है, अगर वो एक दूसरे से बिल्कुल ठीक है, तो हमें क्या परेशानी हो सकती है इसमें भाई। नहीं, आपने इसका जिक्र करते हुए यह भी लिखा है कि उस समय का समाज कभी इन चीजों के प्रति इस तरह से उसने नहीं लिया। मतलब जो सार्वजनिक जीवन में जो लोग थे, उनके निजी जीवन को कभी भी हल्के तौर पर नहीं लिया गया। और देखिए, आज अगर होता ये, अगर ऐसा प्रधानमंत्री विवाहित औरत के साथ अगर रहता या उनकी बेटी को अगर अडॉप्ट करते, तो आपको पता ही होगा कि सोशल मीडिया में क्या बातचीत चलती और क्या होता, और मीम्स और पता नहीं क्या क्या। पर उस समय और मैंने देखा है एक्चुअली, मैं जब रिपोर्टर थी आउटलुक मैगजीन में, मैं जाती थी वाजपेयी के घर, और रायसीना रोड, जैसे आपको मालूम होगा, रायसीना रोड वाज हिज हाउस, हम सब जाते थे वहां खुलेआम सब आते थे, कोई सिक्योरिटी भी नहीं था ज्यादा। वाजपेयी के घर में चाय चलता रहा, समोसे वगैरह आते रहे। और आंटी थी एक, मैंने देखा है उनको, जो रहती थी अंदर, वेरी प्लेजेंट लेडी, मैंने बहुत बार देखा है उनको। और करण थापर का एक किस्सा है, जब करण थापर इंटरव्यू के लिए कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने वाजपेयी के घर में फोन किया बहुत बार,
और नहीं मिला तो एक बार फिर एक बार फोन किया और मिसेस कॉल ने फोन उठाई और उन्होंने कहा कि क्या चाहिए। तो करण थापर ने बताया कि भाई मुझे बहुत, मैडम मुझे बहुत इंटरव्यू चाहिए और प्लीज आप मेरे लिए कुछ कीजिए। तो मिसेस कॉल ने कहा नहीं नहीं बेटा हो जाएगा, आप चिंता ना करो। तो फिर जब इंटरव्यू फिक्स हुआ और जब करण थापर वहां कैमरा थ्रू लेके पहुंचे तो फिर वाजपेयी ने करण थापर को बताया कि भाई मैं इंटरव्यू कैसे नहीं देता, आपने तो हाई कमांड से बात कर ली है। तो तो इस तरह का था वहां घर में। तो अब जिक्र नहीं था और आलोचना नहीं थी, पर ये जरूर था कि उनको हम देखते थे, जो रिपोर्टर्स थे उनको देखते थे और उनके बीच में इतना कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर था, इतना इजी एटमॉस्फेयर था कि किसी ने कुछ ज्यादा इसके ऊपर कुछ टिप्पणी नहीं की। अगला प्रोजेक्ट क्या है? आप कौन सा ऐसा सौभाग्यशाली प्रधानमंत्री है जिस पर आप लिख रही हैं? है एक प्रधानमंत्री है, पर मैं बता नहीं सकती हूँ कि कौन है। हमें इंतजार है। पर एक मजेदार, बहुत मैं बुक के बारे में कहूंगी जयप्रकाश की। ये बुक में इस रिसर्च करते समय मुझे ये भी पता चला कि वाजपेयी कितने फनी थे। इतने सारे जोक्स और इतने सारे मजेदार किस्से वाजपेयी के बारे में है कि इसे मुझे नहीं मालूम था कि इतना फनी आदमी है और इतना हंसी मजाक वाले आदमी है और इतने सारे जोक्स अभी है। एक बहुत ही मजेदार किस्सा है जो घटाटे ने मुझे बताया कि एक बार डिनर हो रहा था घटाटे के घर में और नानाजी देशमुख जो संघ परिवार के दिग्गज थे, तो उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय, मेरे सपने में दीनदयाल उपाध्याय आए हैं और उन्होंने मुझे कहा है कि चिकन छोड़ दो। तो वाजपेयी ने उस समय कहा नानाजी को कि अरे नानाजी, इतने बड़े आदमी आपके सपने में आए और बस इतना ही कहा कि चिकन छोड़ दो। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वाजपेयी का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही हाई लेवल पर था। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और मैं अपने दर्शकों श्रोताओं से कहूंगा कि इस पुस्तक को जरूर खरीदें। जगन्नाथ ने इसको छापा है, 800 रुपए की पुस्तक है और इतनी इंटरेस्टिंग है कि आपको बहुत ही मजा आएगा। आप इस पुस्तक के साथ समूचे राजनीतिक दौर को, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संबंध, अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन के जितने भी रूप हो सकते हैं, कोई डायमेंशन उनके जीवन का अटल बिहारी वाजपेयी के बचा नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा जल्दी से पुस्तक हिंदी में भी लाएं। अंग्रेजी में तो ये दिखेगी, जरूरी है हिंदी में भी आनी चाहिए क्योंकि हिंदी आपने बहुत सारी कविताओं का अनुवाद दिया है और एक बहुत मेहनत करके और बहुत ही अच्छी किताब लिखी गई है। थैंक यू जयप्रकाश। अगर सामान्य अंग्रेजी भी आती है तो आप इसको पढ़ सकते हैं, जबकि सागरिका मैम की किताबें ऐसी नहीं हैं। आपकी किताबें, मैंने जब लिबरल पढ़ रहा था, YIM लिबरल, बहुत समय लगा मुझे पढ़ने में। जी हाँ, वो थोड़ा सा उसमें थॉट्स और थिंकिंग बहुत ज्यादा है। थैंक यू जयप्रकाश। ओके मैम, बहुत बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।